नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अदानी मसले पर। अदानी को किस तरीके से सरकार सपोर्ट करती है, कोऑपरेट करती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी टैक्स के पैसे से बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं और वहां जाकर अदानी के लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। क्या है ये सारा मामला? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अदानी के ऊपर अगर 31 मार्च 2024 की बात करें तो 2,24,000 करोड़ रुपए का नेट कर्जा है, जिसमें 65,000 से ज्यादा करोड़ का रुपए उसको भारतीय मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देने हैं या बैंक्स के देने हैं, और करीब 69,000 रुपए उसने बाजार के बाहर के पैसे देने हैं। और इसमें बॉन्ड मार्केट से भी जो अमेरिका से पैसा रेज किया था वो भी अगर ऐड कर दें तो कुल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी अदानी साहब की है। पर अदानी साहब के एसेट जो हैं वो 12.5 लाख करोड़ रुपए के हैं। और ये एसेट बनाने में उनकी किसने मदद की, कैसे की, कब की, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अब अनाउंस कर रही है कि अदानी के एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए $1 बिलियन अपने सॉवरेन वेल्थ फंड से रिलीज करेगी उनके एयरपोर्ट बिजनेस को चलाने के लिए। मोदी जी कुवैत में थे ऑफिशियल विजिट पर 2 दिन के लिए। इसका मतलब है कि मोदी जी वहां अदानी साहब को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने या अदानी साहब को इन्वेस्टमेंट दिलाने के लिए गए थे। दूसरी तरफ अदानी साहब के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो ये कहते हैं कि अदानी साहब के पास 59,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है एज ऑफ 31 मार्च 2024। उनकी किताबें ये कहती हैं उनके पास 59,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो फिर $1 बिलियन यानी कि 8,500 करोड़ रुपए की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जिसके लिए मोदी जी को कुवैत की विजिट करनी पड़ी? ये सवाल जो है बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। हालांकि मेरे पास एक खबर है, उस खबर के अनुसार पीएम की विदेश यात्रा और विज्ञापनों पर खर्च हुए 66 अरब रुपए, कुल विदेशी दौरे 84, वर्ष 2000 खर्च टोटल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। सबसे ज्यादा 5 बार अमेरिका गए। सरकारी विज्ञापनों पर उन्होंने 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि कुल मिलाकर 6,607 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। ये पैसा कहां गया? इस पैसे के बदले में कितना निवेश भारत में आया? अगर उस पे चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सीएजी को यही काम करना चाहिए कि 6,500 करोड़ के विदेश दौरे का लेखा जोखा मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि ये 6,600 करोड़ रुपए की जो आपने इन्वेस्टमेंट की विदेशी दौरों पर, उसके एवज में भारत को क्या मिला। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे देश में अक्टूबर के महीने की अगर बात करें तो 3.5% से ग्रो की, जो कि पिछले साल से करीब ½ % कम है। सितंबर में 3.1% थी। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का मेक इन इंडिया का टाइगर जो है 4.1% पे ग्रो किया। बिजली वितरण विभाग का अगर की बात करें, बिजली वितरण जो है 2% से ग्रो किया। और अगर माइनिंग या खनन की बात करें तो खनन मात्र 0.9% से ग्रो किया। अगर तीन सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा हायर ग्रोथ की बात करें तो पिछले महीने के मुकाबले अक्टूबर के महीने में और अक्टूबर के मुकाबले नवंबर महीने में ये ग्रोथ कम रही। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी जो है वो भी करीब $3.5 बिलियन से कम हुआ, $650 बिलियन पे आ गए। और $1 बिलियन का हमारे पास इंपोर्ट, जिसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, सिर्फ चाइना से है। किस वजह से है? क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए जो आपको सोलर पैनल्स का सामान चाहिए होता है, उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सिलिकॉन सेल्स होते हैं, वो सब चाइना से इंपोर्ट आते हैं। तो अदानी साहब की गाड़ी को धकेलने के लिए चाइना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए हमारा ज्यादातर फॉरेक्स या तो क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है या फिर वो चाइना से इंपोर्ट आने में लग जाता है। हमारा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट 40% इंक्रीज हो गया। किसानों को दलहन तिलहन का रेट नहीं मिलता। आपको याद है पंजाब में भगवंत मान सरकार ने मूंगी के रेट खरीदने का 8,000 रुपए रेट निकाला और फिर 17% मॉइस्चर के चलते उन्होंने मूंगी की खरीद बंद कर दी। किसानों को 4,500-5,000 रुपए में मूंगी बेचकर अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई। पर उधर वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कौन करता है? अदानी साहब करते हैं। हमारे यहां दलहन का तिलहन का रेट नहीं मिलता है, पर ताड़ का तेल बाहर से आता है, सनफ्लावर ऑयल बाहर से आता है, कैंसर पेशेंट्स उससे बनते हैं। तो कैंसर की बीमारी
का सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक स्टडी के अनुसार कैंसर की बीमारी इसी ताड़ के तेल और ये जो सैफलॉर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आता है उससे होती है। हमारे देश में सरसों उगाई जाती है, हमारे देश में मूँगफली का तेल होता है, हमारे देश में तिल का तेल होता है, हमारे देश में सोयाबीन का तेल होता है। सोयाबीन के किसानों का विदर्भ में क्या हाल हुआ? ₹6000 रेट एमएसपी तय करने के बावजूद ₹4000 रेट एमएसपी का नहीं मिलता है। और फिर हम इम्पोर्टेड तेल खाते हैं जो अदानी साहब इम्पोर्ट करते हैं और कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो इन्फ्लेशन की बात करें, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का टारगेट पिछले 11 साल से 4 प्लस माइनस 2% है। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन 7% से अधिक है। हमारे यहाँ वेजिटेबल इन्फ्लेशन 13% है। हमारे यहाँ फ्यूल इन्फ्लेशन कभी भी 9 साढ़े 9% से नीचे नहीं गया। हर चीज़ में जीएसटी, एक्साइज़ और तो और जीएसटी का टारगेट जो सरकार का 80,000 करोड़ रुपए महीना था, वो अब अचीव करने लगे हैं 2 सवा 2 लाख करोड़ रुपए। खुले राशन पर जीएसटी, ज़रूरत के सामान पर जीएसटी, किताबों पर जीएसटी, हर चीज़ पर जीएसटी। और तो और अब तो पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी है। जिसमें मीठा मिलाया जाएगा, उस पे जीएसटी ज़्यादा होगा, जिसमें मीठा नहीं होगा, उस पे जीएसटी कम होगा। एक आइटम एक प्रदेश में एक जीएसटी पे मिलेगी, दूसरे प्रदेश में दूसरे जीएसटी पे मिलेगी और जबकि जीएसटी का काम ये था कि एक सरकार, एक देश, एक टैक्स। बजाय यूनिफॉर्म टैक्सेशन करने के हमने अपने टैक्सेशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर लिया और अब उसकी कंप्लायंस के लिए हर 3 महीने बाद हमको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्या जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से आम आदमी को फायदा हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखें, 90% रोजगार जनरेट करने वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज शर्मसार है। उनके पास फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। 6.5 करोड़ यूनिट में आज 4 करोड़ यूनिट भी जो है, वो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं चल रही हैं। इसलिए रोजगार के साधन नहीं उत्पन्न हो रहे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो डाउन जा रहा है और ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी का, वो मिनिमम टैक्सेशन स्लैब पर है। कितना कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं अदानी और अंबानी? आप खुद ही जान लीजिए, 15 से 18% कॉर्पोरेट टैक्स है और एक आम आदमी जो नौकरी करता है वो 30% से ज्यादा टैक्स देता है। एक किसान बीज खरीदता है, टैक्स देता है। ट्रैक्टर खरीदता है, टैक्स देता है। टिलर मशीन खरीदता है, टैक्स देता है। बड़े कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देते। बड़े कॉर्पोरेट जो भी टैक्स देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं अब सामने निकल कर आ रही हैं। हमारे यहाँ ग्रॉस एनपीए जिसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लें, आज की डेट में 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। एक स्टडी के अनुसार 2019 से 2024 में अभी तक 7 लाख करोड़ रुपया हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एनपीए कर दिया है। रिकवरी नहीं है। एनपीएस की रिकवरी नहीं है। वो या तो एनसीएलटी में चले जाते हैं, एनसीएलटी से वो किसकी झोली में जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, वो जाते हैं अदानी की झोली में। 61,832 करोड़ रुपए की देनदारी इन 10 ऑर्गेनाइजेशंस की मात्र 15,977 करोड़ रुपए में तय कर दी जाती है। 74% का हेयर कट यही पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेते हैं और ये डेटा आपके सामने है। तो आप ही बताइए, प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो किसके लिए काम करते हैं? निवेश आता है तो किस कंपनी के लिए आता है? और यूएस की इंडाइटमेंट ने तो सारी हदें पार कर दी। आप ही की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे इल्जाम लगता है कि 12 गीगावाट जिसमें 8 गीगावाट अदानी एनर्जी इंडिया और 4 गीगावाट अजूर पावर को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने के लिए स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस को रिश्वत दी गई। छोटी मोटी रिश्वत नहीं दी गई, 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और उसकी पैसे की भरपाई कहां से होगी? आपके और हमारी जेब से। क्योंकि 2 रुपए 70 पैसे की सौर एनर्जी या सौर ऊर्जा, फॉर एग्जांपल, अगर अदानी अपनी अक्षय ऊर्जा स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बेचते हैं, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड करिए, स्टेट का मार्जिन ऐड करिए, वही बिजली आपको 5, साढ़े 5, 6 रुपए यूनिट मिलती है और उस पे जीएसटी भी पे करते हैं आप। तो कुल मिलाकर 7 रुपए यूनिट आपको कॉस्ट करती है, अदानी को 2 रुपए 70 पैसे
उसका मिलता है, जिसमें वो ₹1.70 कमा लेता है। तो ये आप ये बताइए कि रिश्वत किस लिए दी जाती है? महँगा सस्ता माल महँगे में बेचने के लिए। तो किसकी जेब से पैसा जाता है? हमारी जेब से जाता है। तो ये बड़ा मामला है जिस पर हम लोगों को सोचना है, काम करना है कि अदानी ग्रुप के को फंड करने के लिए या अदानी ग्रुप के शिप को, जिसको टाइटैनिक भी कह सकते हैं, समुद्र में चलाने के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों का खून चूस कर उसकी कंपनी में डाला जाता है। हम पे करते हैं 28% जीएसटी, हम पे करते हैं 18% जीएसटी, और जिस चीज पर जीएसटी नहीं होता है उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल रिवाइज करती है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में और जीएसटी लगा देती है। और वो पैसा कहां जाता है? वो अदानी के पोषण में जाता है। वो अदानी की कंपनियों को लोन दिलाने के लिए यूज होता है। फिर कैसे कह सकते हैं कि अदानी के ऊपर 2,40,000 करोड़ की लाइबिलिटी है, जिसको वो आसानी से निपटा लेंगे? अगर वो आसानी से निपटा सकते, आपको भी पता है, एयरपोर्ट चलाना, पोर्ट चलाना और ये जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कोयले की खदानें हैं, जिनसे रिलेटेड वो कोयले के कारखाने हैं, जिसमें बिजली उत्पन्न होती है। आज बांग्लादेश में मान लीजिए अदानी का $790 मिलियन फंस जाता है, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? हम करेंगे। आज $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रुक जाती है अदानी की, बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका से, तो क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे, जो पाकिस्तानी लेबर को यूज करते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस्लामिक कंट्रीज आपको पैसा दे देते हैं, चाहे जीरो इंटरेस्ट पे दें, चाहे फेवरेबल टर्म्स पे दें, चाहे इक्विटी पे दें, आप उनसे पैसा ले लेते हैं, क्योंकि आपको अपना कारोबार चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है। सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो राशन वितरण की स्कीम्स हों, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स हों, चाहे वो आयुष्मान भारत में इंश्योरेंस दिलाने की स्कीम हो, इन सभी स्कीमों में कोई ना कोई इनडायरेक्ट जो बेनिफिशियरी होता है, वो इन्हीं के क्रोनी कैपिटलिस्ट होते हैं, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो या कोई और हो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ रुपया आपने क्यों खर्च किया? सरकार कहती है आपके पास पैसा नहीं है, आप लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, आप नौकरी नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, तो आप ठेकेदारी में फालतू के खर्चे क्यों करते हैं? पिछले 11 साल में सरकार ने जितने भी फालतू के खर्चे किए, अगर उसका लेखा-जोखा लिखा जाए, तो ऐसा लगता है कि हर आदमी के अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपया तो आ ही जाएँगे, अगर 15 लाख रुपए नहीं आएँगे तो। सवाल ये खड़ा हो जाता है, पर बजाय हम उन सवालों पे बात करने के, हम बात करते हैं मंदिर पे, हम बात करते हैं मस्जिदों में मंदिर ढूँढने पे, हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसमें सिखों को, मुसलमानों को, बौद्धों को, जैनियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की बात की जाती है। जिसमें ईवीएम के द्वारा इलेक्शन जीतने की बात की जाती है। जिसमें पब्लिक मैंडेट को अवॉइड किया जाता है। लोगों के वोट का, मताधिकार का गलत इस्तेमाल होता है और सरकारें जब खड़ी हो जाती हैं, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आप ही को अनलॉफुल करार दे देती हैं। वो कहते हैं आप अनलॉफुल ऑर्गनाइजेशंस हैं। आप अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर अटैच हैं, आपके घर में कोई पर्चा भी पड़ा मिल गया, जिससे ये तय हो जाता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना, या 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना सरकार कभी भी लगा सकती है। ये महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सिर्फ पब्लिक सेफ्टी बिल जुलाई 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सरकार के पास 2 तिहाई बहुमत है, तो अब इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर आपके पास बोलने की आजादी नहीं होगी, आपके पास अपनी बात करने की आजादी नहीं होगी, आपके पास अपनी बात कहने की आजादी नहीं होगी। कोलंबो पोर्ट के लिए यूएसडीएफसी से बॉन्ड मार्केट के जरिए पैसा रेस करने की पूरी कवायद थी। अब तो अदानी साहब के खिलाफ वारंट इश्यू हो गए हैं, मतलब कि अगर वो अमेरिका की धरती पे कदम रखेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो वो $600 मिलियन कहां से आएगा? वो जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अब ये कुवैत से मोदी साहब ने मुहैया कराई है अदानी के लिए, उससे 2 काम होंगे। एक तो कोलंबो का पोर्ट बनेगा, दूसरा श्रीलंका और भारत की ऑयल पाइपलाइन ले डाउन होगी। उससे फायदा किसको होगा? आप सब जानते हैं।
इस तरीके के काम करके, इस तरीके से पब्लिक पॉलिसी को चेंज करके, हमारी विदेश नीति को इस तरीके से कर दिया गया, आज भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, माले हो, हर वो देश को ले लीजिए, वो हमारे साथ अब अलग हो चुका है, वो चाइना के साथ खड़ा है। क्योंकि भूटान तो ये सोचता है कि हम देप्सांग और पैंगोंग और ले में या अरुणाचल में अपनी धरती नहीं बचा पाए, जहां चाइना ने अपने गांव बसा लिए, तो भूटान को क्या उम्मीद होगी हमसे? और यही कुछ मामला बांग्लादेश का है। शेख हसीना की सरकार जब गिरी, तो शेख हसीना को हमने पनाह दी। आज उनकी सरकार वारंट इश्यू करती है, वो कहती है कि शेख हसीना जो यहां बैठ के हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज की जो बात करती है, और वो वहां बैठी है जहां पे उन माइनॉरिटीज का शोषण होता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, सिखों को खालिस्तानी, मुसलमानों को घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, ना जाने किस किस नाम से बताया जाता है। मस्जिदों में घुसकर जय श्री राम की उद्घोषणा होती है, नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की नारेबाजी की जाती है कि शर्मसार कर देने वाली चीज है। ये मोदी सरकार में हो रहा है। और अमित शाह साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहते हैं? अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। और अगर इतना नाम विपक्ष अंबेडकर का ना लेता, तो शायद ईश्वर भी मिल जाते। वो ये नहीं समझते कि बाबा साहेब देश की 70% जनता के लिए ईश्वर ही हैं। उन्होंने अगर मताधिकार का, अगर वोट का अधिकार वंचित समाज को, शोषित समाज को नहीं दिया होता, तो ये तो इनकी बस्तियां भी उजाड़ देते और इनको भी उजाड़ देते। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब का सपना था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो इस देश की माइनॉरिटीज को, इस देश के अल्पसंख्यकों को और इस देश के दलित शोषित समाज को बचाती है। और अंबेडकर को तो ये गुरु गोवलकर के समय से लाइक नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाना, आपस में विमंस पैदा करना, यही शायद इस सरकार की नीति है। अभी हाल ही में आपके पीलीभीत में, मैं आपको 20 तारीख की घटना बता देता हूं। 20 तारीख को 3 लड़कों का एनकाउंटर हो जाता है, और जिस तरीके से वो एनकाउंटर कराया जाता है, वो साफ साफ दिख रहा है कि उन लड़कों को गुरदासपुर से लाके यहां खालिस्तानी टेररिस्ट बता के, खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के बात करके उनको मार दिया जाता है। और जब पुलिस उनकी फोटो जारी करती है, तो आप अगर देखिए, उनके कपड़े पुलिस की फोटो में भी वही हैं और उनके एनकाउंटर में भी वही हैं। मतलब लड़के उठाए जाते हैं, उनकी पहले फोटो बनाई जाती है, उसके बाद उन्हीं कपड़ों में उनका उत्तर प्रदेश में लाके एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पर विस्तार से मैं कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं उस लोकेशन के, उस साइट के, उस मोटरसाइकिल के, जो जहां पाई गई, तीनों लोगों को वहां एनकाउंटर किया गया। और जब उनकी बॉडी को वापस गुरदासपुर लेके जाया जा रहा था, उस उस एम्बुलेंस का भी अज्ञात व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर तीनों की बॉडी सिविल पुलिस अलग अलग गाड़ियों में लेके जाती है। क्यों? कि अगर ये इकट्ठी बॉडीज चली जाएंगी तो वहां बैकलैश हो सकता है। गुरदासपुर कहाँ है? बाबा डेरा बाबा नानक के पास, पाकिस्तानी बॉर्डर है, करतारपुर कॉरिडोर है, वहां से इनको उठा के लाया जाता है। और पंजाब के डीजीपी क्या कहते हैं? पंजाब के डीजीपी कहते हैं कि ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के टेररिस्ट हैं, और इनका हैंडलर जो है वो ब्रिटिश आर्मी में इन्फेंट्री रेजिमेंट में काम करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन का बयान आता है, वो ये कहते हैं कि हमारे यहां इस नाम का या इस फोटो का कोई आदमी काम नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं वजह उसकी बताता हूं। निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक में पकड़ा जाता है। यूएस की एफबीआई उसको लेके जाती है, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका और कनाडा के डुअल सिटीजन हैं, वो एक अभियोग का मामला दर्ज कराते हैं, जिसमें कहते हैं कि भारत की सरकार मेरी हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि मैं खालिस्तानी समर्थक हूं। निखिल गुप्ता
किसी ड्रग मामले में गुजरात में उसके ऊपर अभियोग का मामला चल रहा होता है, उसके ऊपर केस चल रहा होता है और वो एक अमेरिकन डबल एजेंट को सुपारी देता है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मारने की, और वहां से वो पकड़ा जाता है। फिर जब वो पकड़ा जाता है, उसकी तफ्तीश होती है, तो बताया जाता है विकास यादव नाम का एक बीएसएफ का जवान, जो पहले बीएसएफ में था, अब रॉ में है, उसने ये सुपारी निखिल गुप्ता के थ्रू दिलवाई। जिसमें सीधे-सीधे जो फाइव आइज कंट्री हैं, जिसमें ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, वो साफ-साफ कहते हैं कि भारत की सरकार अपने विदेशी दूतावास की मदद से इन लोगों की रेकी करा रही है और उनकी हत्या करवा रही है। हरजीत सिंह निज्जर की हत्या का मामला कनाडा में वहीं से उठता है। उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आता है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है। उनके ऊपर बहुत सारे बहुत सारी हत्याएं कराने के, धमकी देने के, एक्सटॉर्शन के मामले हैं। बाबा सिद्दीकी की और महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले जब हत्या होती है, उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की होती है। और जब महाराष्ट्र की पुलिस गुजरात जाती है साबरमती, उनकी रिमांड लेने के लिए, उनकी तफ्तीश करने के लिए, क्योंकि उनके गुर्गे पकड़े जाते हैं, तो गुजरात की सरकार ये कहती है कि हमारे पास गृह मंत्रालय के ऑर्डर हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से नहीं जाने देना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह काम हो रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के ये काम करा रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है, अदानी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? माधवीपुरी बुच, जो सेबी की चेयरपर्सन है, जिनकी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी, जिस पर हिंडनबर्ग के आरोप सिद्ध करने के या हिंडनबर्ग के जो आरोप लगे थे उसकी तफ्तीश करने के सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, उसमें सेबी को ऑथराइज करती है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और फिर यह समझ में आता है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, जो लेटरल एंट्री से चेयरपर्सन बनती हैं, उनके और उनके हस्बैंड के तार ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड से जुड़े हैं, जो विनोद अदानी के द्वारा राउंड ट्रिपिंग कर कर अदानी के शेयर को 100 रुपए से 3700 रुपए बनाते हैं। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब 2022 में आई थी, जनवरी 2023 में अदानी की $4 बिलियन से एक ही दिन में, $1 बिलियन होता है 8500 करोड़ रुपए, तो $4 बिलियन का आप हिसाब लगा लीजिए। करीब 40,000 करोड़ रुपए से अदानी को एक ही दिन में उसके शेयर्स गिर जाते हैं। उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। आप जॉर्ज सोरोस का नाम लीजिए, आप अमेरिकन खुफिया एजेंसीज का नाम लीजिए, आप डीप स्टेट का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि रघुराम राजन को एक महत्वपूर्ण पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप साहब देने वाले हैं। और रघुराम राजन ने आरबीआई से रिजाइन क्यों किया था? आपको पता होगा, डिमोनेटाइजेशन के लिए रघुराम राजन को फोर्स किया गया। जब उन्होंने कहा कि मैं डिमोनेटाइजेशन नहीं करूंगा, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर दूसरे आरबीआई गवर्नर आए थे, तब डिमोनेटाइजेशन हुई थी। ये वही रघुराम राजन है। तो मोदी जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली हैं, ये आप समझ लीजिए। मैं इसमें ज्यादा क्या कहूं आपसे। दूसरी बात, लोकपाल में एक केस दाखिल हुआ, महुआ मित्रा ने कराया, कंप्लेंट फाइल हुई उनके खिलाफ इम्प्रोप्राइटरी की, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उस पर महुआ मित्रा ने लोकपाल को एक कंप्लेंट दाखिल की। उसमें लोकपाल ने अब माधवीपुरी बुच से एक्सप्लेनेशन मांगा है और उनसे कहा है कि आप रिस्पोंडेंट पब्लिक सर्वेंट हैं, आरएसपी हैं। लोकपाल की चेयरपर्सन जस्टिस एएम खान विल्कर ने उनसे 18 जनवरी 2025 तक अपना रिप्लाई फाइल करने को कहा है और यह मैटर अब 28 जनवरी को लिस्ट होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता था। मुश्किलें माधवीपुरी बुच की भी बढ़ रही हैं, मुश्किलें अदानी साहब की भी बढ़ रही हैं। कोलंबो पोर्ट का भी काम करना है, हाइफा पोर्ट का भी प्रोजेक्ट है और बहुत सारे जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अदानी को मोदी साहब ने दिए हैं। मोदी साहब की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं कि उनके लिए फंडिंग ड्राइड अप हो गई। अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा और खुदा ना खास्ता अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए इंडिया पे 10%, तो मोदी जी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो काउंट कर रहे हैं कि ट्रंप साहब आएंगे 20 जनवरी को और अदानी पर जो अभियोग का मामला है उसको वो समाप्त करेंगे और जिसकी वजह से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ ब्रीदर मिलेगा और वो फिर
फॉरेन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में पैसा रेज़ करने की कवायद कर सकते हैं। उधर सेबी ने जो अदानी की 4 लिस्टेड कंपनीज़ और 32 लोगों पर इंक्वायरी की थी, कंपनी कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 11 ए, 11 बी सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो 25% होनी चाहिए, उसमें से 20% शेयर होल्डिंग विनोद अदानी या गौतम अदानी द्वारा संचालित बेनामी कंपनियों में है। उनके बेनिफिशियल ओनर्स के नाम सेबी के रूल्स के तहत डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। अभियोग के मामले की जानकारी सेबी को या सुप्रीम कोर्ट को अदानी ने नहीं दी। ये सीरियस इश्यूज हैं। कायदे से तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंटर की सरकार के अंडर आती है, अगर उन्होंने अदानी और अज़ूर पावर के 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स को स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देने का या ऑक्शन करने का बीड़ा लिया था या कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो जब अभियोग के मामले में 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला आता है, तो एसईसीआई को क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए? क्या उनको ईडी, सीबीआई या और अथॉरिटीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? इस पे तो तुरंत जांच होनी चाहिए। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कौन रोक रहा है एफआईआर करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए अदानी पर? क्योंकि एसईसीआई ये कह सकती है हमें भी धोखे में रखा गया। आंध्र प्रदेश के जिन ऑफिशियल्स को 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए 1750 करोड़ की रिश्वत दी गई, हमें उसके बारे में नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ के 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत दी जा रही है। हमें नहीं पता था तमिलनाडु के 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत दी जा रही है। हमें नहीं पता था एलजी गवर्नड जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत दी जा रही है। क्यों सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चुप है? जो सरकार 100 करोड़ रुपए के लिकर स्कैम में 2 मंत्री और 1 सीएम को जेल में डाल सकती है, जो 25-25, 30-30 लाख के मामलों में ईडी की कार्रवाई करती है, जो घुसपैठियों के मामले में झारखंड में एक होटल से महिलाओं को अरेस्ट कर सकती है, जो दिल्ली में पूर्वांचलियों को क्या कहती है? घुसपैठिया कहती है, बांग्लादेशी कहती है। क्या उनको अदानी द्वारा जो रिश्वत दी गई, उस पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए, उस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, उस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सब बातें मैं आप पर छोड़ता हूं और उम्मीद रखता हूं कि ये सवाल आप अपने नुमाइंदों से, जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों से पूछेंगे, मिनिस्टर से पूछेंगे, एमपी से पूछेंगे, एमएलए से पूछेंगे, लोकायुक्त से पूछेंगे, कोर्ट से पूछेंगे, वकील से पूछेंगे, जज से पूछेंगे। शायद कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब इन्हीं गुत्थियों में है। हो ना हो, आने वाले समय में सब चीजों का पर्दाफाश होगा, झूठ का चेहरा बेनकाब होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट पर मैं आपके सामने पेश होऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। बड़े दिन की, मेरी क्रिसमस की आप सभी को ढेर ढेर बधाई होए। नए साल में नई उम्मीदों के साथ और नई सूरज की किरण के साथ हम देश को विकसित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।